आइए बेटा, देखिए आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। अब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल जो दिया था उसके बारे में। तो पहले तो डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसमें कुछ गलतियां थी जो, तो उसको थॉमसन ने सही किया था 1989 में, 1998 में। और उसके बाद जो है 1911 में, 1911 में रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग आपने देखा था, मैंने बताया था। अब उसके बाद इन्होंने रदरफोर्ड ने अपना मॉडल खुद का दिया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जे थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हर जगह स्कैटर्ड होता है, प्लम पॉडिंग मॉडल जिसे हम कहते हैं, तो तरबूज की तरह मॉडल। तो अल्फा पार्टिकल हर जगह फैले होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी उसमें वाटरमेलन के, तरबूज के बीज की तरह उसमें धंसे होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के बाद, अल्फा पार्टिकल के प्रकीर्णन के बाद कुछ निष्कर्ष निकाला और उन्होंने बताया, क्या बताया कि उन्होंने जो मॉडल दिया तो उस मॉडल को हम लोग कहते हैं कि रदरफोर्ड्स प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड की प्लानिटरी मॉडल कह सकते हैं, तो इसको हिंदी में लिखते हैं रदरफोर्ड की प्लानिटरी, क्या कहते हैं आपका ग्रहों संबंधी नियम, ग्रहों संबंधी नियम, मतलब कि रदरफोर्ड की ये कह सकते हैं हिंदी में क्या कहेंगे भाई कि रदरफोर्ड्स प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम को देखिए, रदरफोर्ड्स प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, मतलब रदरफोर्ड का वो मॉडल जो कि प्लानिटरी, मतलब प्लैनेट के जैसे, प्लैनेट सन के अराउंड में मोशन करते हैं, सन एक सेंटर पे होता है, यही है रदरफोर्ड का मॉडल कि परमाणु का, क्या कह सकते हैं, परमाणु का मॉडल किसके, ग्रहों संबंधी परमाणु के मॉडल, रदरफोर्ड का ग्रहों संबंधी परमाणु के मॉडल ये कहेंगे। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने दो तीन एस्पेक्ट्स दिया था इसका कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन नैरो स्पेस, एक छोटे एरिया में होता है 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इससे कुछ डिस्टेंस पर होता है, लाइक द प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे कि प्लैनेट्स जो होते हैं सन के अराउंड में मोशन करते हैं, ऐसे ही सारे, और सन एक जगह स्थिर होता है, इस तरह से सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक सर्टेन ऑर्बिट में ऐसे चारों तरफ इसके घूमते रहते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। तो ये इन्होंने कहा। और ये पूरा न्यूक्लियस जो है स्थिर है, ये पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, ऐसा इन्होंने बात कही थी। और ये इसके साइज़ के बारे में तो मैंने बताया ही था, इन्होंने बताया था अपने मॉडल में कि रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ द 10⁻⁻15 मीटर, 50 मीटर, एंड साइज ऑफ द एटम की साइज क्या थी, तो एटम की साइज थी, ये न्यूक्लियस की साइज है, एटम की साइज उन्होंने बताया था 10⁻⁻10 मीटर। और इन्होंने कहा था कि लगभग एटम की साइज जो होती है, 10⁻4 टाइम्स, लगभग 10,000 गुने के बराबर होती है न्यूक्लियस से। तो ये आपका ये रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल था। आइए रदरफोर्ड के प्लानिटरी मॉडल की कुछ कमियां देखते हैं हम लोग। क्या कमियां हैं कि इन्होंने, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं और ये न्यूक्लियस एक जगह स्थिर होता है, नाभिक एक जगह होता है। तो इसकी कमियां ये थी कि इन्होंने इसके मॉडल की दो मुख्य कमियां थी। एक तो रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, हिंदी में लिखते हैं नाभिक के अस्थायित्व के संबंध में, नाभिक के अस्थायित्व के संबंध में इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए नाभिक के स्थायित्व के संबंध में कैसे होगा, हम लोग को पता है कि विद्युत गतिक विज्ञान के अनुसार जब कोई आवेश गति कर रहा होता है तो वो विकिरण मतलब ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। तो विकिरण उत्सर्जित करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा लगातार घट रही है। तो इसकी ऊर्जा अगर लगातार घटेगी तो ये अपने पथ से, इस पथ की जो त्रिज्या है वो और घट जाएगी, इसकी ऊर्जा और घट जाएगी, तो ऐसे नीचे आएगा और नीचे आएगा, ऐसे घूमते 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 खत्म होते, तो ऊर्जा खत्म हो जाएगा, तो ये नाभिक में गिर जाएगा। तो इसलिए इन्होंने, रदरफोर्ड ने नाभिक के अस्थायित्व के बारे में सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था अपने मॉडल के अनुसार। इनके मॉडल के अनुसार नाभिक के अस्थायित्व के बारे में कोई संबंध नहीं मिलता है, हमें कोई बात पता नहीं चलती। तो ये इनके मॉडल की पहली कमी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ
नाभिक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते घूमते ऊर्जा इसकी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो एक ऐसे समय आएगा कि ये नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में जब इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो नाभिक प्लस माइनस न्यूट्रल होकर के नाभिक ही खत्म हो जाएगा, नाभिक अस्थायी नहीं रहेगा। तो अगर अस्थायी नहीं रहेगा नाभिक, तो जैसे आप मार्कर को ये देख रहे हैं, ये स्टेबल है तभी तो आज है, कल है, परसों है, महीनों तक है, सालों तक है। अगर अस्थायी नहीं होगा तो तब तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो कुछ दिनों बाद अपने से गायब हो जाएगा, क्योंकि वो अस्थायी ही नहीं है तो खत्म हो जाएगा। तो ये बात इनकी गलत थी। तो रदरफोर्ड ने ये बात को स्पष्ट नहीं किया था, तो नाभिक के स्थायित्व के संबंध में इनका मॉडल फेल हो जाता है। दूसरी बात है, इसी पर क्या कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार ये इसकी पाथ घटती जा रही है, तो एक जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में अगर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है, अगर लोअर स्टेट से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, तब वो हो जाता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अगर देखें कि इलेक्ट्रॉन अगर उच्च एनर्जी लेवल से निम्न एनर्जी लेवल में अगर आता है, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है विकिरण के फॉर्म में, प्रकाश के रूप में। तो जितना ज़्यादा अगर एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही कम वेवलेंथ का प्रकाश निकलेगा, कम वेवलेंथ, या कह सकते हैं कि उच्च आवृत्ति का प्रकाश निकलेगा, मतलब ज़्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश निकलेगा, तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, आप तो पढ़े ही हैं। तो इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार नीचे गिर रहा है, उसकी पथ की त्रिज्या लगातार छोटी होती जा रही है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक पथ से आया, दूसरे पथ में फिर कुछ टाइम वहाँ रहा, फिर गया नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसमें ऐसे क्या पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता था, तो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है, तो 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए वहाँ पर रुकता है, फिर उसके बाद नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसका मतलब कि हरदम आपको एक विकिरण मिलेगी, हर एक रंग की विकिरण मिलेगी। तो लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा गया, और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इसमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर ऊर्जा लगातार खर्च हो रही है, लगातार गिर रही है, तो हरदम आपको विकिरण मिलना चाहिए था, हरदम विकिरण मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से ऊर्जा आया, ये इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें आया, इसमें कुछ टाइम तक उतना ही ऊर्जा के साथ है, तब तो एक लाइन मिल करके स्पेक्ट्रम में, अब उसके बाद जितना ऊर्जा निकाला था उतना का एक लाइन मिला होगा स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखेंगे तो। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब इस कक्ष को छोड़ करके निचले वाले कक्ष में जाएगा, तो फिर एक लाइन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर तो लगातार गिर रहा है, तो हरदम लाइन मिलना चाहिए, हरदम लाइन मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं मिलता है। तो इसलिए रदरफोर्ड का लाइन स्पेक्ट्रम, तो लाइन स्पेक्ट्रम मतलब क्या कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस, सतत मिलना चाहिए। इनके अनुसार स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम लगातार मिलना चाहिए, लेकिन लगातार मिलता नहीं है प्रैक्टिकली। इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल की ये कमियां थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें ये जानना था। और इस मॉडल को की कमियां को दूर करते हैं नील्स बोर। तो आइए पहले इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कोई एटम है तो उसकी न्यूक्लियस की साइज़ क्या होगी, उसकी न्यूक्लियस की साइज़ कैसे पता करेंगे। तो आइए देखिए, आइए बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी न्यूक्लियस की साइज़ क्या होगी उसकी पता करने के लिए। तो नाभिक के आकार का एस्टिमेशन, मतलब आकलन करते हैं हम लोग। तो एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस की साइज क्या होगी। तो आपने अभी देखा था कि यहाँ पर कोई नाभिक था, नाभिक का एटम है, एटम का नाभिक था, इससे आप अल्फा पार्टिकल को ऐसे भेज रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल को भेजा आपने एनर्जी के साथ, वो लौट आया वापस, इसके सीधे जा रहा है, तो और दूर भेजा, फिर लौट आया, और एनर्जी दे के भेजा और लौट आया, और एनर्जी दिया, लौट आया। अब इससे थोड़ा सा भी अगर एनर्जी देते हैं तो ये अंदर चला जाता है, तो अंदर जाएगा तो वापस नहीं आता है। क्यों नहीं आता वो बाद में हम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जाएगा तो नाभिकीय बल काम करने लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसको पकड़ करके बैठ जाता है, मतलब आने ही नहीं देता। तो वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे ही इतना एनर्जी आपने दिया कि यहाँ जा कर के लौट आया, उससे तनिक सा भी एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं तो वापस नहीं आ रहा है, तो उतनी ही एनर्जी दीजिए कि जहाँ तक ये जाए और वापस चला आए, इतना मानकर। तो एक काम करते हैं, ये नाभिक है, नाभिक में कितना आवेश होता है बेटा, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन, धन आवेश। तो प्रोटॉन की संख्या को जेड से दिखाते हैं। अगर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पर प्लस ई आवेश, तो दो प्रोटॉन पर तो 2 ई आवेश, 3 प्रोटॉन पर 3 ई आवेश। तो प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में कितनी होती है, जेड से लिखते हैं, तो जेड और इंटू एक प्रोटॉन पर आवेश ई, तो जेड ई प्लस में, यही होगा नाभिक का आवेश, किसी भी नाभिक का आवेश यही होगा।
तो अल्फा पार्टिकल को आपने भेजा है, तो अल्फा पार्टिकल मान लीजिए यहाँ तक जा करके लौट के आ रहा है, तो यहाँ से नाभिक की जो त्रिज्या है मान लेते हैं कि R0 है, मान लेते हैं कि R0 है, R0 या R कुछ भी मानिए, R भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऐसा दिखाने के लिए कि आप उसको ज़्यादा अटेंशन दें, इसलिए R0 मान लेते हैं। तो मान लीजिए R0 है यहाँ पर, तो अब बताइए ये धन आवेश है, धन आवेश से R0 दूरी पर कितना उसका विभव होगा। तो आपने विभव का सूत्र पढ़ा था, जैसे कि आप फोर्स का फार्मूला पढ़े थे कि K Q1 Q2 अपान में R² पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था तो K Q/R² पढ़ा था। ऐसे ही पोटेंशियल का पढ़ा था K Q अपॉन में R पढ़ा था, ये फार्मूला पढ़ा था। तो बताइए नाभिक की वजह से यहाँ पर विभव कितना होगा, यहाँ पर विभव कितना होगा। तो लिखेंगे V इक्वल टू K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K के जगह पर Q के जगह पर Q है आवेश किसी चार्ज का, अगर एक धन आवेश ऐसे कोई Q आवेश है तो इसकी वजह से R दूरी पर कितना विभव होता है, तो उसका फार्मूला ये होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास नाभिक है तो उसका आवेश कितना है +ZD, तो फार्मूला क्या होगा, Q के जगह पर ZD लिखना पड़ेगा, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पर +ZE और अपान में R क्या है, ये दूरी हम क्या माने हैं, R0 माने हैं, तो यहाँ R0 कहिए, इतना विभव होगा, इतना यहाँ पर विभव होगा। और आप जानते हैं कि विभव इतना हो जाएगा, लेकिन हम लोग को पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर भेज रहे हैं तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर गया तो इसका यहाँ पर जाने में जितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देकर के आप भेजे होंगे, यहाँ से इसको भेजे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी दिए थे तभी तो ये मोशन करते हुए जा रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी जाते यहाँ पर जीरो हो गई क्योंकि उसके पास वो वापस लौट रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो आप दिए थे, गतिज ऊर्जा दिए थे, वही गतिज ऊर्जा यहाँ तक जाने में क्या बन गया, उसका कार्य बन गया, कार्य में बदल गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ विस्थापन भी हुआ है और ऊर्जा लगातार घटती जा रही है तो कार्य हो गया। तो वो कार्य को ही हम लोग विभव भी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कार्य हो गया। तो हम लोग को पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है V इंटू क्यू। आपने विभव का फार्मूला पढ़ रखा है कि V इक्वल टू W/Q होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर V का वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपान में R0 इंटू Q। किसको ला रहे हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल का आवेश कितना होता है +2E, तो यहाँ पर 2E लिख दीजिए, ये हो जाएगा वर्क। अगर यही वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पता है कि अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तो यही वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आपको पता है कि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया। और आपको पता है कि यहाँ से जो आप इसको गतिज ऊर्जा दे करके भेजे थे, मान लीजिए कि गतिज ऊर्जा दे करके भेजे थे, तो यही गतिज ऊर्जा यहाँ पर आकर क्या बन गया, स्थितिज ऊर्जा बन गया। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर आप ऐसे खींच दिए तो उसमें काम हुआ, खींचने में काम हुआ, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो काम हुआ। अब छोड़ दिए तो वही आकर के टिप दिया, तो जब आप खींचे हैं तो वही ऊर्जा के रूप में उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है, वही काम जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। छोड़ दिए तो वही गतिज ऊर्जा बन गया, फिर वो ऑसिलेट करके ऐसे आगे जाता है, तो वही गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो जैसे ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, इस समय इसमें स्थितिज ऊर्जा है, अगर ये रखा हुआ है, अगर अर्थ सरफेस पे ले तो जीरो स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा भी नहीं। अगर हम इसको ऐसे खींच करके यहाँ पर लाते, इतना ऊपर लाते, तो इस समय इसमें mgh इसमें स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन इसको जब छोड़ दिए तो ये ऐसे नीचे गया, क्योंकि जब छोड़ दिए तो यही स्थितिज ऊर्जा क्या बन गई, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपस में कन्वर्ट होती रहती है। तो यही स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा के, क्योंकि यही गतिज ऊर्जा यहाँ से गया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल भेजे तो यही गतिज ऊर्जा क्या बन गई, स्थितिज ऊर्जा। तो इसलिए कह सकते हैं ये K U बराबर K, स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, न कि ये यूके है उत्तराखंड, ऐसा नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को K लिख दीजिए, स्थितिज ऊर्जा का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपान में R0। और एक काम करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं और E का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा। अब बताइए हमें R0 निकालना था ना, R0 का वैल्यू चाहिए ना, उसकी साइज की, नाभिक का आकार का आकलन क्या होगा, उसका रेडियस पता चल जाएगा, त्रिज्या पता चल जाएगा, तो साइज पता चल जाएगी। तो R0 निकालिए, तो यहाँ से बताइए R0 क्या मिल रहा है, R0 इक्वल टू, इसको यहाँ लाइए तो K चला जाएगा अपान में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE का स्क्वायर अपान में K गतिज ऊर्जा। ये हो गया आपका फार्मूला। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, K का फार्मूला क्या होता है, ½ mv², तो इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R0 इक्वल टू, एक मिनट,
इसको ऐसा यहाँ लिख देता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं आर नॉट इज इक्वल टू, कहाँ लिखूँ भाई, यहाँ जगह है। इसको आप लिख सकते हैं आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और क्या है, जेड ई स्क्वायर और अपान में के का वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, तो ई 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 4 ए, ऐसा ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ मास का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर यहाँ पर भी एम स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आप चाहें तो एम से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो इसको मोमेंटम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख करके छोड़ दीजिए। जितना एनर्जी आप दिए होंगे वो उसी के आकार उसी में पता चल जाएगा। बाय द वे इस के का वैल्यू होता है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हो गया परमाणु के आकार का आकलन। अगले कड़ी में देखिए हम लोग क्या देखते हैं,